यूथ है एक चिंतन, और दूसरा है केवल अत्याचार विरोधी आंदोलन करने से समस्याओं का समाधान होना संभव नहीं है, एक बहस। तो बहुत सारे विचार आप लोगों के सामने आ चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए कंक्लूडिंग में कुछ जो लाइन ऑफ थिंकिंग है वो उतनी ही बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप लोगों को याद होगा या जानकारी होगी या आप लोगों को ये स्थिति समझ में आ रही होगी कि देश में एक समय ऐसा था 50-60 साल तक लगातार एक पार्टी का शासन भारत में रहा। कांग्रेस का जो ब्राह्मणवादी पार्टी है उसका शासन रहा। ये बात आप लोगों के जानकारी में रही होगी, ऐसा मैं मानता हूं। तो उससे भी उनका नियंत्रण था, मगर उससे एक खतरा था कि जब चुनाव होगा तो कोई दूसरी परिस्थिति परिवर्तन में आएगी। वो दूसरी परिस्थिति में बीजेपी हो सकती है, दूसरी परिस्थिति में तीसरा मोर्चा हो सकता है, और बहुत बार तीसरे मोर्चे के द्वारा एक बैकवर्ड क्लास का आदमी देवेगौड़ा देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। तो ब्राह्मणवादी जो समाज व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी जो लोग हैं, देवेगौड़ा का प्रधानमंत्री बनने से ब्राह्मणों का नियंत्रण बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जब देवेगौड़ा ने ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने का फैसला किया तो जिस कांग्रेस ने बाहर रहकर देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन दिया था, ये जानकारी जैसे ही कांग्रेस को मिली, कांग्रेस ने उसका समर्थन विड्रॉ कर दिया और फिर तीसरे मोर्चे को अपना प्रधानमंत्री बदलना पड़ा। और आईके गुजराल जो जिंदगी में कभी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा और राज्यसभा में ही हमेशा आता रहा, और ये प्रशासनिक अधिकारी था, फॉरेन सेक्रेटरी था, ये कोई पॉलिटिशियन भी नहीं था, उसको प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो इससे पता चलता है कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वो कांग्रेस का एक छत्र राज होने के बाद जब चुनाव होगा तो क्या होगा, वो अनिश्चित स्थिति में रहा करते थे। अब परिस्थिति बदल गई है। अब कांग्रेस चुनाव हार जाएगी तो बीजेपी आ जाएगी, और बीजेपी चुनाव हार जाएगी तो कांग्रेस आ जाएगी। इसका मतलब है कांग्रेस भी ब्राह्मणों की पार्टी, बीजेपी भी ब्राह्मणों की पार्टी। एक ब्राह्मण जाएगा तो दूसरा ब्राह्मण आएगा, एक ब्राह्मण की पार्टी जाएगी तो दूसरे ब्राह्मण की पार्टी आएगी। तो सत्ता पर जो एक पार्टी का नियंत्रण होता था और दूसरी पार्टी कौन से आने वाली है ये मालूम नहीं होता था। अब ये परिस्थिति नहीं है, अभी परिस्थिति बदल गई है। इसलिए अभी ब्राह्मणों का नियंत्रण अनियंत्रित नियंत्रण में रूपांतरित हो गया, क्योंकि उनको मालूम हो गया। क्या मालूम हो गया? एक ब्राह्मण जाएगा तो दूसरा ही ब्राह्मण आएगा। तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए नेतृत्व ब्राह्मणों के द्वारा ही मिलेगा। एक बात आप लोगों ने यह भी ध्यान दे लिया होगा, आज तक भारत में कोई भी बैकवर्ड क्लास का आदमी 5 साल की प्रधानमंत्री पद की टर्म पूरा नहीं कर पाया, केवल नरेंद्र मोदी छोड़कर। तो नरेंद्र मोदी 5 साल की टर्म पूरा करने की वजह क्या है? दूसरा आदमी प्रधानमंत्री पद की टर्म पूरा नहीं कर पाया, देवेगौड़ा नहीं कर पाया, चरण सिंह नहीं कर पाया, और लोग नहीं कर पाए। मगर नरेंद्र मोदी
5 साल की टर्म पूरा कर रहे हैं और दूसरे साल की भी टर्म, दूसरी भी टर्म पूरी हो जाएगी। वो ब्राह्मणों को कोई एतराज नहीं है, तो क्या वजह है वो टर्म पूरी करने का? तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी परफेक्ट स्लेव है। वो केवल स्लेव नहीं है, वो परफेक्ट स्लेव है, पक्का गुलाम है। इससे और आगे की एक स्टेज है। वो स्टेज क्या है? द स्लेव्स एंजॉइंग स्लेवरी, स्लेव्स एंजॉइंग स्लेवरी। जब जो अभी जेल में है वो संत, क्या नाम उसका नाम भी भूल गए, आसाराम, जब वो प्रवचन करता था तो उसको देखने वाले सारे हमारे SC ST OBC के ही लोग होते थे। वो प्रवचन करता था, कभी कभी गाना भी गाता था, ऐसे भी टीवी में दिखता था। तो जो हमारे सुनने वाले लोग होते थे वो क्या करते थे? ये मैंने देखी भी बात बता रहा हूं। वो गुलाम बना रहे हैं, और गुलाम जो बन रहे हैं वो आनंद बना रहे हैं। मराठीमध्ये लागली ब्रह्मानंदी टाळी, ये मराठी में हमारे संत है, उनका ये शब्द है। मराठी के लोगों को समझ में आ जाएगा, हिंदी लोगों को, क्योंकि ये मराठी का ट्रांसलेशन नहीं है इसका। ब्रह्मानंदी का मतलब है ब्रह्म में विलीन होने का आनंद। मानसिक रूप से आप गुलाम हो रहे हैं, परफेक्ट गुलाम हो रहे हैं। तो ब्राह्मणों को नरेंद्र मोदी का दूसरा टर्म प्रधानमंत्री पद में बने रहने के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि उसका काम कर रहे हैं। राम मंदिर का पूजन करने के लिए जब गया तो ब्राह्मण ऊंचे आसन पर बैठे। ये मैंने वीडियो भाषण करके बताया कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, उसको लेफ्ट हैंड पर बिठाया और उसके सामने ये ब्राह्मण जो पूजा करने वाला था, वो जो पूजा कर रहा था, मंत्रोच्चार कर रहा था, उसके लेफ्ट हैंड में नरेंद्र मोदी को बिठाया। लेफ्ट हैंड का मतलब है अपवित्र जगह, राइट हैंड पवित्र जगह। तो नरेंद्र मोदी जो देश का प्रधानमंत्री है, वो पुजारी जो ब्राह्मण है उसको उसने लेफ्ट हैंड पर बिठाया और मंत्रोच्चार करेगा तो सामने यजमान जजमान का उनका एक सिद्धांत है। आप लोगों को पता होगा, यजमान है, एक यजमान शब्द है, एक जजमान शब्द है। तो वो उसको संबोधित कर रहा है, बुलाया नरेंद्र मोदी को। तो नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए वो पुजारी मंत्रोच्चार नहीं कर रहा है, सामने मोहन भागवत को बिठाया, यानी एकदम पुजारी बैठा है, उसके सामने मोहन भागवत है। तो जब वो संबोधित करके मंत्रोच्चार कर रहा है तो मोहन भागवत को संबोधित कर रहा है। अगर उसने नरेंद्र मोदी को संबोधित किया होता तो पुजारी का ग्रेड नीचे गिर जाता। एक मोदी को जो शूद्र जाति का है ब्राह्मण धर्म के अनुसार, हम नहीं कह रहे, ब्राह्मण धर्म के अनुसार उसको संबोधित करने का मतलब होता है ब्राह्मण जो पुजारी है उसकी जात नीचे हो जाती। इतना सारा ध्यान रखा गया। ये मामला मैंने उठाया। जब मामला मैंने उठाया और उसका वीडियो बनाया, वो भी वायरल हुआ, लाखों के अंदर लोगों को गया। अभी नई संसद बन रही है दिल्ली में, तो संसद का सभापति शेड्यूल कास्ट है। वो बिरला जो है, आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, राजस्थान का वो शेड्यूल कास्ट है। उसको लोकसभा का सभापति बनाया गया, वो शेड्यूल कास्ट है। उसने प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया, वहां भी ब्राह्मणों के द्वारा पूजा की गई, मगर ये खबरदारी ली गई कि सब लोगों के बैठने की जो हाइट है वो बराबर होनी चाहिए। और फोटोग्राफ निकालने वाले लोगों ने ये ध्यानपूर्वक फोटोग्राफ निकाला कि ये दिखना चाहिए कि समान अंतर पर, हाइट पर लोगों को बिठाया गया है। जब वो देखा केयरफुली, अरे ये चेंज हो गया है,
वो वामन मेश्राम की वजह से नरेंद्र मोदी की इज्जत बच जाती है। प्रधानमंत्री है वो हमारे सारे देशवासियों की इज्जत बचाने का काम नहीं कर रहा है, मैं नरेंद्र मोदी की इज्जत बचाने का काम कर रहा हूं, उसकी वजह से उसकी इज्जत बच जाती है। मीडिया की वजह से क्या होता है, जो इश्यूज नेशनल मीडिया, जिसे सो कॉल्ड नेशनल मीडिया कहा जाता है, उसे मैं एंटी नेशनल मीडिया कहता हूं, उसे मैं राष्ट्रद्रोही मीडिया कहता हूं, वो ये बात नहीं उठा रहे। हमने उठाया, हमारी कोई दोस्ती नहीं है नरेंद्र मोदी से, मगर हमारे समाज को नीचा दिखाने की बात हो रही है। हमको ये पिंच होता है, ये बैकवर्ड क्लास का एक आदमी है, उसके साथ ब्राह्मण ऐसा व्यवहार कर रहा है, ये हमारे लिए पिंच करने वाली, दर्द देने वाली, दुख देने वाली बात है, इसलिए हमको बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए हम उसको उठाते हैं। इसको उठाने की वजह से नरेंद्र मोदी के साथ न्याय हो जाता है। जिम्मेदार उसके पास, देश में संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री के हाथ में सारी सत्ता है, सारी शक्ति है। शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास नहीं है, शक्ति जो है प्रधानमंत्री के नियंत्रण में है संविधान के अनुसार, मगर वो अपनी इज्जत नहीं बचा पा रहा है जिसके हाथ में सत्ता है। वो अमन मेश्राम फकीर आदमी है, साला सड़कों पर घूम रहा है, उसके पास कोई सत्ता नहीं है, मगर वो मानसिक रूप से स्वतंत्र है, किसी का गुलाम नहीं है, और इसलिए वो अपनी भी इज्जत बचाने का काम कर रहा है। और अपने समाज के बिलोंग करने वाले जो लोग हैं, जो हमारे दुश्मनों के कैंप में है और किसी भी कैंप में हो, अगर उसकी बेइज्जती होती है तो उसकी बेइज्जती भी बचाने का काम हम कर रहे हैं। तो मैं आपको जो खास बात बताना चाहता हूं वो ये है कि अब परिस्थिति में क्या बदलाव आया है कि एक ब्राह्मण की पार्टी जाएगी तो दूसरी ब्राह्मण की पार्टी आएगी, तो ब्राह्मण निश्चिंत है कि सत्ता, चुनाव होते रहेंगे, चुनाव में सरकार बदल जाएगी, पार्टी बदलेगी, कांग्रेस की जगह बीजेपी आएगी, बीजेपी की जगह कांग्रेस आएगी, यानी पार्टी में बदलाव होगा, सत्ता में बदलाव होगा, मगर शासक जाति ब्राह्मण में बदलाव नहीं होगा। यह है मौलिक परिवर्तन, यह है नियंत्रण, यानी नियंत्रण ज्यादा मजबूत हो गया है। और जो अनिश्चित स्थिति हुआ करती थी तीसरे मोर्चे के दौरान, वो खत्म हो गई है और परिस्थिति निश्चित हो गई है। ये वजह है जिसकी वजह से अत्याचारों की भरमार, जो आंकड़े डॉक्टर निषाद ने दिए हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होना, एक मैंने उदाहरण दिया था, ब्राह्मण की माँ है, हमारी माँ नहीं है शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, ओबीसी की, ब्राह्मण की माँ है, ब्राह्मण की बीवी है, ब्राह्मण की बेटी है, ब्राह्मण की बहू है, उसको भी जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं है, उसकी भी लड़ाई में लड़ रहा। वो जो ब्राह्मण की माँ है, बहन है, बेटी है, बहू है, उसकी भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, वो भी हमारे एजेंडे में शामिल है। क्योंकि जो ब्राह्मण विदेश से भारत में आए तो वो पुरुष आए थे, स्त्री नहीं आई थी, ये सारी महिलाएं मूल निवासी है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अनुसार जो महिलाएं हैं वो मूल निवासी है। तो ये विषय हमारे एजेंडे में है। इसको निर्णायक रूप में कब एजेंडे में लिया जाना चाहिए, ये आने वाले समय में निर्धारित होगा। अभी हमने इसको केवल एजेंडे में रखा हुआ है, निर्णायक रूप से अभी एजेंडा में लाया नहीं गया कि ये कब प्रथम क्रमांक में आएगा, इसका परिस्थिति बदलेगी तब आएगा। अभी उसको प्रीमैच्योर डिक्लेयर करना उपयुक्त नहीं है। सेंस ऑफ टाइमिंग, निर्णय प्रक्रिया में सेंस ऑफ टाइमिंग भी एक महत्वपूर्ण होता है कि कौन से समय में कौन सा फैसला लिया जाए और कौन से समय में उसे घोषित किया जाए। तब तक उसके बारे में जानकारी होती है मगर चुप रहना पड़ता है। तो मैं एक मुद्दा आपको बता रहा हूं कि अत्याचार बढ़ रहा है, चाहे महिलाओं पर हो, चाहे SC ST पर हो, चाहे OBC पर हो। OBC पर जो, शेड्यूल कास्ट पर जो अत्याचार होता है वो अस्पृश्यता की वजह से, शेड्यूल ट्राइब पर जो अत्याचार होता है उसको ट्राइब होने की वजह से। कास्ट और ट्राइब में अंतर है, ये भी थोड़ा हम लोगों को थोड़ा
ये जो समाजशास्त्र है थोड़ा सा हमारे लोगों को बारीकी से समझना होगा कि कास्ट ट्राइब नहीं है और ट्राइब कास्ट नहीं है। कास्ट अलग चीज है, ट्राइब अलग चीज है, मगर है अन्याय अत्याचार की वजह। ओबीसी के ऊपर अस्पृश्यता की वजह से अन्याय नहीं होता, ओबीसी के ऊपर ट्राइब होने की वजह से, क्योंकि वो है नहीं, उसकी वजह से अन्याय अत्याचार नहीं होता। ओबीसी के ऊपर जो अन्याय अत्याचार होता है वो कास्ट की वजह से होता है। इसलिए जैसे एससी एसटी के लिए जिस आधार पर एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट बना, उसी तरह से ओबीसी के लिए भी एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट होना चाहिए, मगर वो कास्ट के आधार पर हो सकता है। ये मांग बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को करना चाहिए। ये हमारे लिए भी अन्याय होता है, वो कास्ट के आधार पर होता है, तो कास्ट के आधार पर होने वाले अत्याचार से भी हमारा बचाव होना चाहिए। केवल एससी एसटी की चर्चा होती है अत्याचार, और एससी एसटी के ऊपर चर्चा भी होती है और उस वजह से उसका समाधान निकालने की भी कोशिश होती है। ओबीसी के मुद्दे की चर्चा ही नहीं होती है, इसलिए समाधान करने का सवाल ही नहीं है। लोकतंत्र में एक ध्यान रखना है कि जिन मुद्दों पर चर्चा होती है, विमर्श होता है, उसका समाधान कम अधिक प्रमाण में निकालने की कोशिश होती है। ओबीसी के मुद्दे पर चर्चा ही नहीं होती है, इसलिए समाधान निकालने की बात ही होती हुई दिखाई नहीं देती। ये ज्यादा अन्याय की बात है। शेड्यूल कास्ट को 17 अगस्त 1932 को अधिकार मिले कम्युनल अवार्ड के द्वारा। उसके 60 साल बाद 16 नवंबर 92 यानी 17 अगस्त 1932 को शेड्यूल कास्ट को अधिकार मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और ओबीसी को सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 92 को अधिकार दिए, तो 32 और 92 में 60 साल का अंतर है। 60 साल के बाद ओबीसी को अधिकार मिले। क्यों? ओबीसी ने ज्योतिराव को नेता नहीं माना, ओबीसी ने शाहू को नेता नहीं माना, ओबीसी को बाबा साहब अम्बेडकर को अपना नेता नहीं माना। नेता मानने का क्या मतलब है? उसका मकसद हमारा मकसद बनाना, उसकी विचारधारा हमारी विचारधारा बनाना, उसकी विरासत हमारी विरासत बनाना। ओबीसी के लोगों ने गांधी को अपना नेता माना, गांधी की विरासत को अपनी विरासत माना, गांधी की विचारधारा को। गांधी की कौन सी नई विचारधारा है? गांधी की वो तो ब्राह्मणवाद ढोता रहा जिंदगी भर, और आखिरकार एक ब्राह्मण ने ठोक दिया। जिसकी विचारधारा को ढोता रहा, उसी ब्राह्मण ने उसको एक बार ठोक दिया। कहा कि गांधी जी, अब तुम्हारा अवतार कार्य समाप्त हो गया, तुम्हारे द्वारा हमको आजादी हासिल करनी थी, वो हो गया। 15 अगस्त 47 को आजादी मिली, आप इसके बावजूद भी जीवित है। कोई जरूरी थोड़ी है अभी आपका जीवित रहना। आपका जीवित रहना तो जीवित कार्य खत्म, अवतार कार्य आपने जिसके लिए अवतार लिया था वो अवतार तो खत्म हो गया, वो मकसद तो पूरा हो गया। अब आपकी जीवित रहने की जरूरत क्या है? फिर भी आप जीवित है और 125 साल जीने की बात कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा अन्याय की बात है। ठोक दिया, राम नाम सत्य कर दिया। तो जाति के आधार पर जो अत्याचार होता है, वो अत्याचार जिसके आधार पर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, उसके लिए कास्ट के आधार पर एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट होना चाहिए। इसके लिए भी ओबीसी के लोगों को आंदोलन करना चाहिए। नया एस्पेक्ट है, नई बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब दूसरा मुद्दा है, केवल अत्याचार विरोधी आंदोलन करने से समस्याओं का समाधान होना संभव नहीं है। एक बहस 2 अप्रैल 2018 को सारे देश भर में एससी एसटी के लोगों ने भारत बंद करने का ऐलान किया। कोई नेतृत्व नहीं, नेतृत्व विहीन। ये सारा बीजेपी और कांग्रेस के दोनों लोगों ने मिलकर किया। कांग्रेस ने अपने शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को मैदान में उतारा, बीजेपी ने भी उतारा। इस मुद्दे पर दोनों ने मिलकर काम किया, मिलकर मतलब मैदान में उतारा। अब जब कांग्रेस के लोगों ने मैदान पर उतारा तो उसका नेतृत्व मोहम्मद मिश्राम के पास कैसे हो सकता है?
उसका नेतृत्व बीजेपी के लोगों ने एससी एसटी के लोगों को उतारा, तो उसका नेतृत्व मोहम्मद मेश्राम के पास कैसे हो सकता है? वो तो नेतृत्व विहीन रखा। और नेतृत्व विहीन रखने की वजह से 13 एससी एसटी के लोगों को गोली से मार दिया गया। हमने 5 मार्च 2019 को भारत बंद करवाया, 29 जनवरी 2020 को भारत बंद करवाया, एक आदमी नहीं मरने दिया। मरने की तो छोड़ो, खरोच नहीं आने दिया किसी को। रिकॉर्ड की बात है। प्लानिंग इस तरह से बनाकर काम करना पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने मकसद के लिए मरने मारने के लिए मिटने के लिए तैयार नहीं है मगर कुत्ते की मौत क्यों मरना है? कुत्ते की मौत क्यों मर रहा है? कुत्ते की मौत मरने का कोई मतलब तो बनता नहीं है ना। हमारे दुश्मनों को हम अवसर दे कि वो हमें गोली से कुत्ते की तरह मार दे, क्यों? ये तो बेवकूफी और गधेपंती का मामला है, ऐसा तो नहीं होने दे सकते। तो एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आपको पता चले कि उस समय लोगों की ऐसी धारणा थी कि अत्याचार को आंदोलन करेंगे तो बंद होगा, अत्याचार के विरोध में आंदोलन करेंगे तो अत्याचार बंद होगा। 13 लोगों को मारकर उन्होंने प्रूव कर दिया कि आंदोलन करने से तुम्हारा अत्याचार होने वाला नहीं है। तो सामूहिक रूप से 13 लोगों को मार दिया। और हत्या करना सबसे बड़ा जघन्य अपराध है अत्याचार में, वो उन्होंने करके दिखाया। तो केवल अत्याचार विरोधी आंदोलन करने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। 1916 से लेकर 1956 तक मैंने बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलनों का अध्ययन किया। उन्होंने अत्याचार विरोधी कोई आंदोलन चलाया ऐसा कोई रिकॉर्ड मुझे मिला नहीं। विलास मिला तुमको? तुमने थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा है मेरे से। तो मुझे ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला। और बाबा साहब अम्बेडकर ने अत्याचार विरोधी कोई आंदोलन भी नहीं किया तो भी वो लोग ज्यादा मानते। अरे अजीब बात है, जिन्होंने अत्याचार विरोधी आंदोलन नहीं किया उसको आप सबसे बड़ा नेता मानते हो, क्या वजह? आपको याद होगा, मतलब आपको हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बताना चाहता हूं। मेरी बात बताने के बजाय बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन से हम सीख कर आगे बढ़ते हैं। 1918 को साउथ बोरो कमीशन भारत में आया, तो उन्होंने आने वाले आज़ादी में हमारे देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनने वाली है उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिलना चाहिए। अगर रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिलता है तो सत्ता में हिस्सेदारी होगी, और जब अत्याचार होगा तो उसके रोकने वाले लोग अंदर होंगे। अभी कल्पना करो थोड़ी देर के लिए, गांधी ने उपवास करके एससी एसटी का जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है उसको सेपरेट इलेक्टेड खत्म करने के लिए उपवास नहीं किया होता, वो पुनः पैक्ट नहीं हुआ होता और वो सेपरेट इलेक्टेड बरकरार होता, 131 मेंबर पार्लियामेंट आउट ऑफ 543 में हर चुनाव में चुनकर आते सेपरेट इलेक्टेड में। इसका मतलब कांग्रेस के नहीं होते, इसका मतलब बीजेपी के नहीं होते। और ये 131 लोग जब चुनकर आते तो न कांग्रेस की सेंट्रल में सरकार बनती, ना बीजेपी की सेंट्रल में सरकार बनती। और अगर कांग्रेस को सरकार बनानी है तो वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के मेंबर पार्लियामेंट के साथ उनको मिलकर समझौता करना पड़ता है कि भाई आप के साथ मिलकर जॉइंट गवर्नमेंट बनाते हैं। तो एससी एसटी के लोग बोलते हो ठीक है, तैयार है, हमको कोई एतराज नहीं है। केवल काशीराम जी की तरह ऐसा कहते कि जो जितना ज्यादा जहर छोड़ेगा उस सांप को हम स्वीकार करेंगे। आप दोनों सांप है, नाग है, एक सांपनाथ है एक नागनाथ है, दोनों के पास जहर है। जो जितना ज्यादा जहर छोड़ देगा उतना कम हानिकारक होगा ना, हमको काटेगा और जहर कम रहेगा तो मरेंगे 2-4 घंटे के बाद मरेंगे, तब तक दवा हो जाएगा, इंजेक्शन लग जाएगा तो बचाव होने का खतरा है। तो एससी एसटी के लोग ये बोलते कि ठीक है हमको कोई एतराज नहीं है, बीजेपी के साथ भी सरकार बनाई जा सकती है, कांग्रेस के साथ भी सरकार बनाई जा सकती है, बताओ कौन पार्टी हमारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है, यानी कौन ज्यादा जहर छोड़ने के लिए तैयार है।
समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा? सरकार उनको बनाना है। बाबा साहब अंबेडकर ने कितना लंबा दांव खेला था। बैकवर्ड क्लासेस के लोगों ने गांधी जी का साथ दिया, रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है। बाबा साहब ने कमेंट्री किया, उन्होंने, अरे तुम गांधी का साथ क्यों दे रहे हो, मेरा विरोध क्यों कर रहे हो, और गांधी का साथ दे रहे हो, चलो दे दो। तुम ऐसा करो, तुम्हारी क्या डिमांड है वो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी डिमांड का समर्थन करता हूं, और तुम्हारी डिमांड गांधी जी के पास लेके जाओ, और गांधी जी को बोलो कि ये मंजूर है क्या। अगर गांधी जी बोलते हैं कि नहीं है, तो कहा कि हम आंबेडकर के साथ जाते हैं, ऐसा कहो। बैकवर्ड क्लास के लोगों ने अनकंडीशनल गांधी को सपोर्ट दिया। ना, ना, ना। गधेपन की हद होनी चाहिए, जो मैं बोलता हूं, मूर्खता की साली हद होनी चाहिए। तब मुझे याद आया, छत्रपति शाहू महाराज जीवित होते, ब्राह्मणों ने योजना बनाकर उसको मारा, अगर उस समय जीवित होते तो बाबा साहब अम्बेडकर के समर्थन में पहले से खड़े हो जाते, गांधी का ऊपर हवा में उड़ जाता, कुछ कर नहीं पाते। क्योंकि ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का जो कॉन्सेप्ट है, अभी जो डॉक्यूमेंट उपलब्ध हुए, वो तो शाहू महाराज ने बताया हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर के दिमाग में भी मुझे लगता है शाहू महाराज की तरफ से ही डाला गया है, क्योंकि पहले बाबा साहब अम्बेडकर कम उम्र के थे, वो ज्यादा उम्र के थे शाहू महाराज, उन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात उठाई थी। वो ऐसा डॉक्यूमेंट हमको मिला, विलास की किताब में वो छापा भी गया है। और इस बात को जो मराठा हिस्टोरियन है उन लोगों ने छुपा के रखा। ये भी बड़ी अजीब किस्म की बात है, इस बात को उन्होंने छुपा के रखा, मराठा लोगों ने। मराठा जो हिस्टोरियन है, इस बात को क्यों छुपा के रखा पता नहीं है। परिणाम क्या हुआ कि उन्होंने गांधी को साथ दिया, और फिर गांधी ने और कांग्रेस ने, जिन लोगों ने अनकंडीशनल गांधी को सपोर्ट दिया, फिर उन लोगों ने उन बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को संविधान सभा में रिप्रेजेंटेशन भी नहीं दिया। इन लोगों की मदद लेकर एससी एसटी के पिछवाड़े पर गांधी कांग्रेस ने लात मारा। फिर इन लोगों के दलाल और भड़वे हैं, उनकी मदद से बैकवर्ड क्लासेस के पिछवाड़े पर लात मारा। कहा कि अब तुम्हारी क्या जरूरत है, अब तो एससी एसटी की मदद लेकर हम सेंट्रल में गवर्नमेंट बनाएंगे, अब ओबीसी की हमें जरूरत नहीं है। मैं बहुत रिलेवेंट एक्सप्लेनेशन और रिलेवेंट विश्लेषण कर रहा हूं। कुमार, समझ में आ रहा ना? मैं तुमको समझाया था, ये सारा डॉक्यूमेंट्री है। और ये बात मैं अपनी राय बताने के बजाय कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अत्याचार खत्म करने के लिए एक भी अत्याचार विरोधी आंदोलन नहीं किया। अत्याचार अगर होता है तो उसका समाधान कैसे होगा, उस समाधान पर काम किया। और समाधान क्या है, तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में हमारे लोगों को एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन, यानी संख्या के अनुपात में हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले, तो शेयर इन पावर होगा, सत्ता में हिस्सेदारी होगी। तो हमारा सत्ता में रहा हुआ आदमी, मंत्री जो है, वो इस इलाके के इंस्पेक्टर को टेलीफोन करेगा, तो उसको हमारे आदमी को न्याय देना पड़ेगा, नहीं तो वो वहां नहीं रह पाएगा। ये समाधान है, इसके लिए काम करना होगा। काशीराम जी भी इसी बात को ज्यादा थ्रस्ट देते थे, तवज्जो देते थे। मुझे लगता है इस पर ज़्यादा लंबा बहस करने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये सारा मैंने आपको सारा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के आधार पर बताया, इसलिए इसको और ज़्यादा किए बगैर एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। जो हमारे पास अभी नए डॉक्यूमेंट आए हैं, विलास खरात के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई। फूलन देवी जो है, डॉक्टर निषाद यहाँ है, फूलन देवी निषाद थी, निषाद लोगों का राज था, निषाद राज भी एक राजा होकर गए हैं। तो ये कौन लोग थे? निषाद तो नाग लोग थे। अगर नॉर्थ इंडिया में अध्ययन करो, इसके लिटरेचर भी अवेलेबल है, तो निषाद जो है वो नाग लोग है। ये जो फूलन देवी मार्शल होकर उसने इतने ठाकुरों को गोली से मारा, ये वो कहां से आया? वो सत्व वो अंदर था, पहले से था, हजारों साल पहले से था, उसकी वजह से आया वो नाग थी। निषाद जो है नॉर्थ इंडिया के नाग लोग है,
जैसे महाराष्ट्र में मराठा नाग लोग है, महाराष्ट्र के सारे की जातियां जो है वो नाग लोग है, तो निषाद भी नाग। और राजस्थान का जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, राजस्थान में रहकर अंग्रेज ने रिसर्च किया तो प्रूव किया कि जो राजपूत है उसको ब्राह्मणों ने क्षत्रिय नहीं कहा, ब्राह्मणों ने उनको राजपूत कहा। तो नाग राजा थे और राजा के पुत्र राजपूत होते हैं, तो ब्राह्मणों को समझ में आता है। ब्राह्मण कुंडली बनाते हैं। मैंने मराठा लोगों के कुछ लोग, प्रवीण गायकवाड़ है और एक ग्रेजुएट इंजीनियर है, उसकी कुंडली बनाया, उसको शादी करना था। मैंने कहा वो लाल पुटली बंधी हुई है ना, ब्राह्मण ने बांध के दिए कुंडली की, खोलो। नहीं नहीं बोले वो खोलने के लिए मना किया है कि जब पढ़ना हो तो हमारे पास। अरे कुछ नहीं होता, खोलो। जो अंधे भगत होते हैं वो डरते रहते हैं, हम लोग तो मुक्त लोग हैं, आजाद लोग हैं, ब्राह्मणों के प्रभाव में थोड़ी है हमारा। देखो कोई किसका बिगाड़, कौन किसका बिगाड़ सकता है? जब तुम उसके नियंत्रण में हो तब बिगाड़ेगा ना। हमारा क्या बिगाड़ रहा है? हम उसके नियंत्रण में ही नहीं है तो क्या बिगाड़ है? श्राप किसको देगा? जो तुम उसकी मानते हो उसको श्राप देगा। हम तुम इसलिए मानते ही नहीं है, उसने कहा फूक, तो हम भी फूकेंगे। उसका भी फूक आएगा या हमारा भी फूक आएगा, या दोनों मिलके फूक फूक में वो उड़ जाएगा, कुछ होगा नहीं है। तो मानने वालों को डर होता है, ना मानने वालों का तो कोई असर होता नहीं है। मनोविज्ञान समझा रहा हूं, मनोविज्ञान समझना बहुत जरूरी है। लड़ाई में मनोविज्ञान बहुत काम करता है। अगर फूलन देवी निषाद थी, वो नाग थी, और जिन राजपूतों को फूलन देवी ने मारा, हिस्टोरिकली जो राजस्थान का इतिहास अवेलेबल है वो ही सारे देश के लिए लागू है, क्योंकि इतिहास का सैंपल स्टडी है राजस्थान में राजपूतों के बारे में, वो सारे देश के राजपूतों पर लागू होता है। और राजपूत भी नाग है। कर्नल टॉड जो है, कर्नल टॉड ने रिसर्च किया, 3 खंड है बड़े बड़े, पूरे सारे एविडेंस के साथ दिया है। और उनके राजा होने, राजपूतों के राजस्थान के अंदर जो राजा है, वो राजा होने की वजह भी वो नाग होना है, क्योंकि नागों का ही राज था। मौर्य द एम्पायर जो है, जो नागाज दी एंशियंट रूलर ऑफ इंडिया, बृहदत्त की हत्या होने के बाद ये छोटे छोटे राजा बन गए। तो ये अहम जानकारी समझना जानना जरूरी है। ये जो उत्तर प्रदेश में पासी लोगों का राज था, तो पासी भी नाग लोग हैं, पासी नाग लोग हैं। और कौसाम्बी जो है, कौसाम्बी में अगर जाओ तो बहुत बड़ा उधर वो विहारा या बहुत बड़ा वो है, वो अभी पूरी तरह से खंडहर हो गया है, मगर वो खंडहर का एविडेंस है, तो वो नाग लोगों की वजह से है। तो ये हिस्टोरिकल बात हम लोगों को समझना जरूरी है। बहुत सारे राज्यों में नाग लोगों को क्रिमिनल ट्राइब घोषित किया गया था, तो पासी को भी क्रिमिनल ट्राइब घोषित किया गया था। तो क्रिमिनल ट्राइब घोषित करना, हाँ, निषाद को भी, तो फिर तो बहुत नजदीकी संबंध है आपका नागों का, निषादों का, राजभर भी। हाँ, ये सारे मार्शल लोग हैं ना, ये सारी चीजें जो है, क्षत्रिय होना, मातंग भी, क्षत्रिय होना और मार्शल होना में अंतर है। मार्शल का मतलब है लड़ाकू, क्षत्रिय होने का मतलब है ब्राह्मण के नीचे। तो ब्राह्मण के नीचे क्यों लगते हो भाई? अब थोड़ा दूसरा एस्पेक्ट बताता हूं कि जिन राजपूतों को फूलन देवी ने मारा, अगर उन राजपूतों को मालूम होता कि हम नाग हैं, तो वो फूलन देवी पर अत्याचार नहीं करते। फूलन देवी को मालूम होता कि मैं भी नाग हूं, ये भी नाग है, तो फूलन देवी भी उसको गोली से नहीं मारती। एक एस्पेक्ट आपको, पर्सपेक्टिव, इसको एक अंग्रेजी में शब्द है पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण। यही दृष्टिकोण हम भारत में निर्माण करना चाहते हैं, नया दृष्टिकोण निर्माण करना चाहते हैं। तो ऊंच नीच का भाव पैदा हुआ राजपूत और निषाद के बीच में, इसकी ये ऊंच नीच इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हुआ, ऊंच नीच की भाव डेवलप हुआ, और उसको क्या कहते हैं कि हायरार्की डेवलप की गई।
इसकी वजह से, ऊंच नीच की भावना की वजह से ये मारपीट की लड़ाई होती है कि तुम नीच हो तो इसलिए उसको साथ अत्याचार होता है। अगर ये इतिहास मालूम हो जाए कि ये नाग है, तो एक समय ऐसा आता है कि ये नाग जो आपस में लड़ रहे हैं, इसका मिलन बिंदु तैयार हो जाता है कि मेरा इतिहास ये है, इसका भी इतिहास है, अरे हम आपस में लड़ रहे, साले गधे लोग हैं। तो इतिहास से मालूम हो जाता है। मुझे लगता है ये एक पर्सपेक्टिव है जिस पर भारत में वामसेव के द्वारा, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा इस पर्सपेक्टिव का लिटरेचर और इस पर्सपेक्टिव का प्रचार प्रसार होना बहुत जरूरी है, ताकि हम जो आपस में लड़ाई झगड़ा करके अपने आप को ही मरवाने में, लड़ाई करने में लगे हुए हैं, तो इकट्ठा हो जाए और जो हमको आपस में लड़ा रहा है उसके विरोध में हम इकट्ठा होकर उस व्यवस्था को खत्म कर सकते हैं। तो हमें राजपूतों को उनकी पुलिस फोर्स बनाने के बजाय उनको इतिहास की समझ पैदा करके हम लोग आपस में मिलजुल कर इस लड़ाई में मिलकर लड़ाई लड़ी जा सकती है। मैंने पिछले बार बिहार का भी रघुवंश प्रसाद सिंह का उदाहरण दिया था कि उन्होंने कहा कि वो अक्षय पात्र जो है बुद्धा का अफगानिस्तान में है, वो नीतीश कुमार को लाना चाहिए, तो रघुवंश प्रसाद को क्या लेना देना है? तो बोलता हाँ लेना देना है। कैसे? कि बुद्धा क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूँ, तो बुद्धा और हम एक है, ये इसका मीनिंग है। ये समझने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। आखिरकार रघुवंश प्रसाद को ऐसा लगने की क्या बात है, क्या जरूरत क्या है? तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमें इस पर्सपेक्टिव को आगे बढ़ाने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है और इस पर्सपेक्टिव को लेकर आगे चलने की जरूरत है। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और इस सत्र का समापन हो जाता है।